आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक। हम लोग संज्ञा से अव्यय तक जो भी आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज संज्ञा से अव्यय तक कौन कौन सा आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए संज्ञा से अव्यय तक में शब्द और पद देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, स्वतंत्र शब्द रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाता है। ठीक है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। ठीक है, शब्द और पद यहाँ हम लोग समझ रहे हैं। शब्द हम लोग किसको कहते हैं और पद किसको कहते हैं? ठीक है, तो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर, ठीक है, मतलब एक शब्द स्वतंत्र रूप से यदि प्रयुक्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वो शब्द कहलाता है। लेकिन वो वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, तो शब्द और पद आप समझ गए होंगे। उसके बाद में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे पद के भेद। ठीक है, पद के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, मतलब एक वाक्य में बोलेंगे तो पद कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन सा ये जो 5 भेद है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके प्रकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पद के 5 भेद में सबसे पहले क्या है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। और दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? विशेषण। और चौथा क्या है? क्रिया। और पांचवा है अव्यय। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये जो 5 भेद है उन पांचों भेदों का और भेद है ना, और उसके कितने और भेद किए गए हैं। ठीक है, तो इन 5 भेद के और भेद हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो जो भेद है, ठीक है, उसके बारे में केवल देखते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग प्रत्येक भेद के अंदर और भेद होता है उस भेद के बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के अंतर्गत, ठीक, संज्ञा के अंतर्गत फिर और कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रही हूँ संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के यहाँ पे 2 भेद होते हैं। ठीक है, मतलब एक है व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। तो आप लोगों को ये प्रकार या भेद को अच्छे से आप लोगों को देखना है। ठीक है, कभी कभी देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में अलग अलग पूछा जाता है ना। कभी ये पूछा जाएगा कि संज्ञा का भेद व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ये बना देगा कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ये कितने भेद हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप लोग अलग अलग, मतलब व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पे योग रूढ़ होगा। ठीक है, योग रूढ़। तो मतलब व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 कौन कौन सा है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग संज्ञा का जो भेद है वो अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार या भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए व्यक्तिवाचक वाचक का होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का क्लियर हो गया है ये भेद के बारे में। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं और अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है,
सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, मतलब सर्वनाम का भेद देखेंगे तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आज आप लोगों को बस ये प्रकार के बारे में केवल बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब एक ही पूरा एक पेज में आप लोगों को जितना भी पद का जो भेद है उसके बारे में और उन भेदों का जो अंदर में और भेद है उसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट एक जगह रहेगा तो फिर आप लोग अंतर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आज बस उसके भेद के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसका हम लोग बाद में इसका विस्तार से देखेंगे तो हम लोग सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा हम लोग जानेंगे। उसके बाद में फिर प्रत्येक ये जो भेद है उसके बारे में हम लोग परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सर्वनाम हो गया, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। और प्रत्येक भेद का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग पद का जो तीसरा जो भेद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, विशेषण, ठीक है। विशेषण देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण मूलतः 4 प्रकार के हैं, ठीक है। ये विशेषण 4 प्रकार के हैं। इसमें क्या है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। ये 4 प्रकार या 4 भेद है, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग क्रिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्रिया, तो क्रिया में देखिए कर्म या रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं, ठीक है। क्रिया कर्म या रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्रिया के केवल कर्म और रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं, ठीक है। क्रिया के इस मतलब जो दो भेद यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ 2 भेद को मतलब आप लोगों को मैं दिखाई हूँ कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक। और क्रिया के और कुछ भेद हैं, दूसरा मतलब अन्य, ठीक है। अन्य भी इस क्रिया के भेद हैं, उसको भी हम लोग विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे अव्यय के बारे में, ठीक है। अगर मैं ये दिखाने वाला, अच्छा ठीक दिख रहा है, 5वां है अव्यय, ठीक। तो अव्यय के देखिए कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ठीक है। अव्यय के 4 भेद हैं। उसमें देखिए पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। उसके बाद में फिर चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इन भेद को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक। मतलब इसको मतलब एक पूरा ध्यान लगा के यदि पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये इतना मतलब सबके भेद को यदि एक दिन में मतलब कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा यदि देते हैं, ठीक है, तो एक रात मतलब हिंदी सरल है बोल करके एक मतलब रात भर में पढ़ लेंगे, ऐसा सोच करके यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। मतलब बोलेंगे कि क्रिया के 2 भेद थे या क्रिया के 4 भेद थे, ऐसा मतलब डाउट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मतलब शुरू से ही अच्छे से, ठीक, सबको अंतर करते हुए पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो आज ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और इन ये जो भेद हैं उसके भी और भेद होते हैं, ठीक है। उन भेदों को भी अंतर करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आज देखेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है। हम लोगों का पद का जो भेद था, ठीक है, उसमें सबसे पहला भेद कौन सा था? कौन सा था? संज्ञा था, ठीक है। ये संज्ञा
हम लोगों का पद का भेद में देखेंगे तो सबसे पहला क्या था, संज्ञा था। ठीक है, तो हम लोग संज्ञा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, संज्ञा की हम लोग परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो संज्ञा की देखिए, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा हम लोग किसको कह सकते हैं? ठीक है, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। संज्ञा को क्या और कहा जा सकता है? नाम भी कहा जाता है। ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या है, उसकी संज्ञा कही जा सकती है। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं, किसी स्थान को हम लोग, मतलब स्थान का जो नाम होगा उसको हम लोग संज्ञा कह सकते हैं, भाव का जो नाम होगा, ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम क्या होगा, उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, मतलब संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा, संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा को हम लोग नाम भी कह सकते हैं और किसी भी स्थान, वस्तु, भाव का जो नाम होगा उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक, अब देखेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक है, हम लोग देख लिए थे कि संज्ञा के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे संज्ञा के जो दो भेद होते हैं उसमें से हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा का और कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग अर्थ की दृष्टि से भी देखेंगे। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। इसमें देखिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसका परिभाषा मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग शब्द भेद के बारे में पढ़े थे। ठीक है, शब्द भेद के बारे में पढ़े थे, उसमें मैं रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है, इसके बारे में मैं अच्छे से उसका जो परिभाषा है उसको बता दी थी और लिखित रूप से भी दे दी थी। ठीक है, यदि रूढ़ शब्द क्या है या यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, यदि आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता है तो फिर पिछले कक्षा वाला जो शब्द भेद वाला जो पार्ट हाँ उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए रूढ़, रूढ़ रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ वो रूढ़ क्या होता है, इसका खंड, ये जो रूढ़ शब्द होता है, ठीक है, रूढ़ शब्द होता है उसका खंडन नहीं किया जाता है, और यदि खंडन किया जाता है तो वो सार्थक अर्थ क्या प्रदान नहीं करता है। ठीक है, मतलब रूढ़ शब्द हम लोग उसको कहेंगे जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं या दो शब्द से मिलकर के नहीं बना है, और यदि उसका खंडन कर देते हैं तो वो अर्थ प्रकट नहीं करता है। ठीक है, निरर्थक हो जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा का स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, कृष्णा मतलब लिखते हैं उस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे कोशिश करती हूँ लिखने के लिए मैं, कृष्णा कैसा, सॉरी, इस सॉरी यार, क्रम में ऐसा रहता है और आधा पेट कटा सा और न, ठीक है, इस तरह से। तो ये कृष्णा, ठीक, ये कृष्णा शब्द का खंडन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्री को अलग कर देंगे और ये जो आधा पेट कटा सा है और अणा, ठीक है, अगर अलग अलग कर देते हैं तो इसमें से कोई अर्थ हम लोगों को नहीं मिलता है, और ये दो अलग अलग शब्द से मिल करके भी नहीं बना है। ठीक है, तो रूढ़ का मतलब यही होता है। ठीक, रूढ़ शब्द हम लोग उसी को कह सकते हैं जिसको खंडन करने से हम लोगों को अर्थपूर्ण उसका अर्थ पूरा नहीं मिलता है। ठीक, वैसे ही यमुना, यमुना शब्द भी क्या है, रूढ़ शब्द है, और चावल शब्द भी। ठीक है, हम लोग पिछले कक्षा में भी ये चावल का उदाहरण हम लोग देख लिए थे। ठीक है, मतलब चावल, चा और चा धन वल करते हैं तो भी से हम लोगों को स्पष्ट अर्थ नहीं मिलता है। ठीक है, और चाव धन ला करते हैं फिर भी से हम लोगों को अर्थ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये शब्द क्या है, रूढ़ है।
ठीक। उसके बाद में फिर दूसरा नंबर में देखेंगे यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है, दो शब्द से मिल करके बना हुआ, ठीक है। मतलब दो शब्द से मिल करके बना है और यदि उसका खंडन करते हैं तो दोनों खंड से अर्थ हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें देखिए पनघट, ठीक। पनघट को हम लोग क्या हम लोग उसका मतलब अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पन धन घट, ठीक है। तो दोनों से क्या हो रहा है, अर्थ मिल रहा है। पाठशाला, ठीक है, पाठशाला को भी यदि खंड करते हैं तो फिर उससे अर्थ मिल रहा है, ठीक। और ये पाठ और शाला अलग अलग शब्द से मिल करके बना है, मतलब यौगिक हुआ है, ठीक है। मतलब मेल, मिलन से बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर देखेंगे योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है, ये यौगिक तो होता है, ठीक है। मतलब योग रूढ़ शब्द होता है वो यौगिक तो होता है, मतलब दो शब्द से मिल करके तो बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन वो दो शब्द से स्पष्ट अर्थ नहीं होता है और किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, मतलब किसी नए अर्थ की ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। तो ऐसा शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जलज देखिए, जलज यहाँ पे यौगिक है, ठीक है। अर्थ जल में उत्पन्न होने वाली वस्तु, ठीक है। मतलब जलज ये यौगिक शब्द है, ठीक है। मतलब ये मिल करके बना है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है जल में उत्पन्न वस्तु, जल में उत्पन्न वस्तु, ठीक है। मतलब इसका अर्थ, जलज का अर्थ हो गया जल में उत्पन्न वस्तु या जल में जन्मा हुआ, ठीक है। लेकिन वो जल में जन्मा हुआ किसके बारे में बोल रहा है, कमल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मतलब कमल, ठीक। तो ये योग रूढ़ अर्थ निकला, ठीक है, कमल, ठीक। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हम लोग किस तरह का शब्द को कह सकते हैं, ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग संज्ञा का जो भेद है, दूसरा जो भेद है, ठीक है। संज्ञा का दो भेद है या दो प्रकार है, उसका हम लोग पहला व्युत्पत्ति के आधार पे देख लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग अर्थ के आधार पे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग अगला चीज़ देखेंगे, ठीक है।